Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are covering the Vision Monthly magazine of current affairs on this platform. और दिसंबर मंथ का पॉलिटी सेक्शन हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो उसकी वजह से आपको पॉलिटी सेक्शन की वीडियोस में आवाज थोड़ी सी कम, एनर्जी थोड़ी सी कम, एंथुसियाज्म थोड़ा सा कम था। खैर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिखा है, but now we are back with the same energy, with the same voice quality. So let's start with the second section, which talks about the international relations. इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा जो टॉपिक है इसमें बात हो रही है इंडिया और जीसीसी रिलेशंस के बारे में, दैट इज द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये जो आपके पास यहाँ पे जीसीसी और इंडिया का रिलेशन है उसको पढ़ने से पहले जीसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, यानी कि ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ये क्या है। तो पहली बात, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ अलायंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस। 6 कंट्रीज जो है जो कि गल्फ रीजन के टेरिटरी में आती है, जिसमें आपके पास सऊदी अरेबिया होगी, यूएई, कतर है, कुवैत है, ओमान है और बहरीन है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कि ईरान और इराक जीसीसी के पार्ट नहीं है। आई रिपीट, ईरान और इराक जीसीसी के पार्ट नहीं है। देयर आर 6 कंट्रीज इस रीजन से, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1981 में, जो कि रियाद के अंदर स्टैब्लिश था और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपके पास अरेबिक। ठीक, जीसीसी क्या है वो क्लियर है। नाउ वी कैन सी कि दोनों के बीच के रिलेशंस जो है उसके बारे में क्या बात हो रही है। तो अभी हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स पे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है कि जितने भी इंडियन नेशनल्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज के अंदर जेल के अंदर है, इम्प्रिजन्ड है, उन सबको हमें एक लीगल असिस्टेंस, लीगल सहायता देने की जरूरत है। हमें उनको एक लीगल हेल्प करनी चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। आज की डेट में कम से कम 8,000 इंडियंस जो है विदेश के जेलों में बंद है, जिसमें से आप बोल सकते हो कि मोर देन 50%, दैट इज 4,600 इंडियन प्रिजनर्स गल्फ कंट्रीज के जेल के अंदर पड़े हैं। और अभी रिसेंट केस पे आपको पता है कि आपके पास इंडियन नेवी पर्सोनल, 8 इंडियन फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल को वहां पे डेथ सेंटेंस की सजा जो सुनाई गई है फॉर स्पाइंग फॉर द इजराइल। तो ये जो लीगल असिस्टेंस अब्रॉड के बारे में बात हो रही है वो क्या है, इसके अंदर हम बात करते हैं इंडियन मिशन की। इंडियन मिशन प्रोवाइड इनिशियल लीगल असिस्टेंस टू द डिस्ट्रेस्ड इंडियंस if he or she is unable to afford such legal help on his or her own। तो ये जो इनिशियल लीगल असिस्टेंस है, यानी कि ऐसे लोग जो कि दुखी है बाहर की कंट्रीज में, जो कि लीगल अपना काम खुद कर नहीं पा रहे, केस नहीं लड़ पा रहे, उसमें उनको लीगल असिस्टेंस देने की बात करता है इंडियन मिशन। तो क्या क्या, या तो हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे कि आप अपना केस लड़िए, या फिर एक इंटरप्रीटर की तौर पे काम करें, या हम आपको एक एनजीओ जो है उनकी सजेशन दे सकते हैं। सो देयर आर मेनी काइंड। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडियन मिशन खुद से कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ता है, ये सिर्फ लीगल असिस्टेंस देने की बात करता है। ठीक है, और जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं लॉयर्स की फी वगैरह, तो दीज आर पेड फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। तो ये जो आपके पास इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द लीगल असिस्टेंस, boarding and lodging assistance, emergency medical care, air passage to the stranded Indians, and transportation of the mortal remains of Indian nationals. Legal financial assistance to the Indian women deserted by the overseas Indians or the foreign nationals. कोई भी पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है, दैट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, they are not eligible for the individual financial assistance from the ICWF. So let's talk about the India और जो जीसीसी के रिलेशन है। जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे मैरीटाइम ट्रेड रूट जो है उसकी प्रॉक्सिमिटी में पड़ते हैं। डायस्पोरा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ से कम आधे से ज्यादा इंडियन की जो एनआरआई है वो वहां से है, जीसीसी के अंदर है, और वहां से
पूरी इंडिया का जो रेमिटेंस इनफ्लो है उसमें जीसीसी कंट्री सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इकोनॉमिक वाइज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है जीसीसी ब्लॉक। कंट्री की बात करते हैं तो यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सऊदी अरेबिया फोर्थ नंबर पे आता है। एनर्जी की बात करते हैं तो जीसीसी कंट्री जो है कम से कम 35% इंडिया का ऑयल इंपोर्ट कंट्रीब्यूट करती है, 70% गैस इंपोर्ट। डिफेंस इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल एग्रीमेंट इन द रीजन, जैसे कि कतर के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है यूएई ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ। तो इस तरह से काफी यहाँ पे आपको रिलेशंस जो है बैकग्राउंड में दिख सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दिख सकते हैं, बट देयर आर चैलेंजेस। यहाँ पे राइवलरीज चलती है, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में राइवलरी है, यमन का सिविल वॉर ले लीजिए आप, सीरियन सिविल वॉर ले लीजिए। तो यहाँ पे पूरा वेस्ट एशिया में अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट चल रहे हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो है इंडिया के सामने आ रहे हैं। तो अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से इंडिया और जीसीसी के रिलेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हाई लेवल विजिट। रेगुलर लेवल हाई लेवल विजिट होती है बिटवीन द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड जीसीसी कंट्रीज टू एनहांस द डिप्लोमेटिक टाइज एंड डिस्कस द बायलैटरल इश्यूज। अगर हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो रिसेंटली जीसीसी हैज प्रपोज्ड टू रीस्टार्ट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक, दैट इज एफटीए विद इंडिया। इससे पहले 2006 और 8 के अंदर बोथ द साइड हैड नेगोशिएटेड अ ट्रेड पैक्ट, और यहाँ पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है वो भी प्रपोज किया गया। दोनों के बीच में एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम जो है उसको भी यहाँ पे साइन किया गया है। सो व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, हमको अपनी इकोनॉमिक टाइज को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो कि है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इंडिया का जो री इलेक्शन हुआ है आईएमओ काउंसिल के अंदर, तो ये काउंसिल क्या है। तो आईएमओ की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि 1948 के अंदर बनी विद एन अडॉप्शन ऑफ आईएमओ कन्वेंशन। सो बेसिकली आईएमओ कन्वेंशन का अडॉप्शन हुआ 1948 में, ये बना गया। पर्पस की बात करें तो इट प्रमोट द सेफ, सिक्योर, एनवायरमेंटली साउंड, efficient and sustainable shipping through the cooperation. Structure, it consists of an assembly. यहाँ पे आपको एक असेंबली मिलेगी, एक काउंसिल मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और 5 मेन कमिटीज मिलेगी, जैसे कि मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी है, मैरीटाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी है, लीगल कमिटी, टेक्निकल कोऑपरेशन कमिटी, फैसिलिटेशन कमिटी, और यहाँ पे 175 मेंबर स्टेट और 3 एसोसिएट मेंबर्स है, और इंडिया डेफिनेटली इसका मेंबर है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ आईएम। अब न्यूज क्या है, दैट इंडिया वाज री इलेक्टेड टू द आईएमओ काउंसिल with the highest tally at elections for 2024-25 by India। तो ये काउंसिल क्या है, जब हम बात करते हैं आईएमओ की तो उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है आईएमओ काउंसिल। आईएमओ पूरा जो अपना काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना काम करता है उसको सुपरवाइज करने का काम ये काउंसिल करती है। इसमें 40 मेंबर स्टेट है, और यहाँ पे इनको 2 साल की टर्म्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। 3 कैटेगरीज में यहाँ पे आपको मेंबर देखने के लिए मिलेगा। कैटेगरी ए के अंदर क्या आएगा, स्टेट विद इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज। कैटेगरी बी, स्टेट विद इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड। इंडिया वाज री-इलेक्टेड इन दिस कैटेगरी। और यहाँ पे कैटेगरी सी में वो स्टेट्स आ जाएंगी जिनका स्पेशल इंटरेस्ट है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट या फिर नेविगेशन के अंदर। ठीक, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आईएम। सबसे पहली बात तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, आईएमओ के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इसको बोलते हैं मारपोल कन्वेंशन। तो जो भी आपके पास शिप्स वगैरह जाती है पानी में, उनसे जो पोल्यूशन होता है जैसे कि ऑयल स्पिल वगैरह है, उससे ये बचाती। पूरा मारपोल कन्वेंशन इसी के ऊपर बेसिस है। तो बेसिकली इट एड्रेसेस द ऑयल एंड केमिकल पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स, जैसे कि सीवेज डिस्चार्जेस होते हैं, ship generated garbage होते हैं। They protect the maritime biodiversity. They address the noise pollution. अब एक टर्म यहाँ पे आया है about the biofueling. प्रीलिम्स में आ सकता है, what is biofueling? बायोफ्यूलिंग क्या होता है,
जब बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड दे एक्ट एज अ वेक्टर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इनवेसिव एक्वाटिक स्पीशीज, और इसे डील करने के लिए आईएमओ की बायोफ्यूलिंग गाइडलाइंस भी है। द ग्रो फॉलिंग पार्टनरशिप जो प्रोजेक्ट्स भी है वो भी हो रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अगर हम मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मर्चेंट शिप्स। ये कन्वेंशन आया था आपके पास 16 1974 के अंदर। इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, इक्विपमेंट के लिए, शिप के ऑपरेशन के लिए वो भी मेंशन है। यहाँ पे कुछ प्रिवेंट पायरेसी एंड आर्बरी रॉब अगेंस्ट शिप, ये भी चीजें हैं। तो ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, जैसे सुआ ट्रीटी यहाँ पे साइन करी गई थी। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? ऑब्वियसली यहाँ पे अनइक्वल इन्फ्लुएंस होते हैं मेंबर स्टेट के, इंडस्ट्रीज की जो डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है उनके बारे में यहाँ पे बात होती है। तो मेन पर्सपेक्टिव से चैलेंजेस को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे न्यूज है, जैसे कि इंडिया और केन्या के रिलेशंस। अभी अभी जो प्रेसिडेंट है केन्या के, वो उन्होंने एक स्टेट विजिट करी है इंडिया में। स्टेट विजिट में क्या होता है कि आपके पास हाईएस्ट पर्सन जो होता है वो विजिट करता है इन्विटेशन के बेसिस पे, यानी इंडिया के लोगों ने उनको इनवाइट किया होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो ईस्ट अफ्रीका वाला रीजन है केन्या पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया उसका लोकेशन, ध्यान से देख लेंगे आप, ये सोमालिया, इथियोपिया, साउथ सुडान, केन्या यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अगर जॉइंट हाईलाइट्स की बात करते हैं, जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट जो है हुआ दोनों के बीच में मैरीटाइम एंगेजमेंट इन द इंडियन ओशन रीजन टू डील विद इश्यूज जैसे कि पायरेसी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म। और इंडिया ने $250 यूएस डॉलर मिलियन जो है वो भी अनाउंस किया है लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर पाए। ये एक तरह से सॉफ्ट लोन है जहां पे इंटरेस्ट रेट में कंसेशन दिया जाता है। अब दोनों इंडिया और केन्या के बायलेटरल रिलेशंस के कुछ की एस्पेक्ट, अगर हम डिप्लोमेटिक वे में बात करते हैं तो इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के अंदर। कैसे? सबसे पहली बात, इंडिया का जो अप्रोच था टू इमर्ज एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, केन्या उसका पार्ट बना। ट्रेड की बात करते हैं, बायलेटरल ट्रेड जो है अभी 3.39 मिलियन यूएसडी की समथिंग। ठीक, नाउ मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात करें, बोथ द मेंबर्स आर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक, ये क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं इंडिया ओमान अडॉप्ट अ विजन डॉक्यूमेंट टू एक्सपेंड अ टाइज। इंडिया और ओमान ने एक पार्ट जिसका विजन डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसका टाइटल है पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। सीधा आप और कुछ याद नहीं रखेंगे, सिर्फ ये याद रखेंगे कि इंडिया और ओमान के बीच में एक विजन डॉक्यूमेंट साइन हुआ है जिसका टाइटल है अ पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर ड्यूरिंग द विजिट ऑफ सुल्तान ऑफ ओमान। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इंडिया का जो अमृत काल का ऑब्जेक्टिव है वहां। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे के अंदर वो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने आर्टिकल 99 को इन्वोक किया है यूएन चार्टर। अब आर्टिकल 99 का मतलब होता है कि सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशन के, वो क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का अटेंशन किसी मैटर पे लेके आ सकते हैं जो उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके हिसाब से ये एक ऐसा मैटर है जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरा है। इससे पहले ये सिर्फ 4 ओकेजन के अंदर इन्वोक किया गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द यूडीएचआर, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। इसका 75th एनिवर्सरी जो है अभी बनाया गया। It recognizes that it inherits the dignity of all the members of human family, is the foundation of the freedom, justice and peace in the world. It declares that human rights are universal. तो ये जो आपके पास UDHR है, together with the following the international covenant make up the International Bill of the Human Right. यहाँ पे आपके पास जो फंडामेंटल राइट है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इट इज वेरी बेसिक फंडामेंटल राइट जिसके अंदर ये बात करते हैं। देन अबाउट द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, ये भी आपके पास यूएस और ताइवान ने 2015 में लॉन्च किया था, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने को है। ठीक, ये लास्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, TIWB टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स, ये आपका प्री में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स। ये एक प्रोग्राम है, इट वाज they launched a program in the St. Lucia and India has been chosen as a partner administration.
ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ओईसीडी और यूएनडीपी के बीच में। जितने भी आपके पास टैक्स ऑडिट ट्रांसफर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करता है। उसके लिए ही आपके पास है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट द बॉर्डर्स। तो ये था आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस, थोड़ा सा छोटा टॉपिक था। और जैसे कि आपके पास एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है तो थोड़ा सा हम इसको फास्टली कवर कर रहे हैं। किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम डिटेल में फिर से बता देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। 10 दिन के गैप के लिए वी आर सॉरी, हमारी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी। हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके, लाइक एंड शेयर करके। थैंक यू सो मच।